गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज से हम लोग बीजगणित पढ़ना शुरू करेंगे। बीजगणित को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, बीजगणित ये गणित की एक शाखा है। जैसे हम लोग अभी तक अंकगणित पढ़ते हुए आए हैं, अंकगणित भी एक गणित की शाखा है और बीजगणित भी गणित की शाखा है। तो आज से हम लोग बीजगणित का अध्ययन करेंगे। तो बीजगणित शुरू करने से पहले हम लोग बीजगणित की छोटी छोटी बातों को समझेंगे कि बीजगणित आखिर है क्या, बीजगणित की परिभाषा क्या है, बीजगणित की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। और उसके बाद बीजगणित से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, बीजगणित, तो बीजगणित की परिभाषा इस तरीके से हम दे सकते हैं। जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी तक संख्याओं को दर्शाने के लिए हम लोग 1, 2, 3, है ना, इस तरीके की संख्याओं का प्रयोग करते हुए आए हैं। और बीजगणित में संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए अक्षर संख्याओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यानी ये संख्याएं तो आपके साथ साथ रहेंगी और साथ ही आपको जो है अक्षर संख्याओं का भी प्रयोग किया जाएगा। अक्षर संख्याएं कौन सी होती हैं? यही हमारी जो ABCD पढ़ते हैं, ABCD, और कहाँ तक? Z तक। ठीक है। तो ये ABCD ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी अक्षर संख्याएं हैं। इनको जो है हम लोग बीजगणित में पढ़ेंगे। ठीक है। पुनः देखिए, दोहराते हैं। पहले बीजगणित तो समझ लें। पहले बीज क्या कहते हैं? बीज किसे कहते हैं? बीज का मतलब क्या है? यानी बीज किसे कहते हैं? अक्षर संख्याओं को। यानी ये सभी क्या है? अक्षर संख्याएं हमारी हैं, इसी को बीज कहते हैं। ठीक है। तो जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। अब बीजगणित की परिभाषा पे आते हैं। बीजगणित की आगे परिभाषा क्या है? तो गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोग से समस्याएं हल की जाती हैं, बीजगणित कहलाती है। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें बीजों का प्रयोग मतलब अक्षर संख्याओं से, यानी अक्षर संख्या हमारी ABCD XYZ, यानी कोई भी अक्षर हम इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी अक्षर संख्या यूज कर सकते हैं। इन संख्याओं का प्रयोग करके जो हम समस्या हल करते हैं उसे हम बीजगणित कहलाती है हमारी वो शाखा। ठीक है। अब समझते हैं कि बीजगणित की आखिर आवश्यकता क्या है। यानी आवश्यकता, अगर हम बीजगणित पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता आखिर है क्या। तो बच्चों, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अंकगणित की सहायता से हल नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए हमें बीजगणित की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये कंचे हैं। क्या है ये? कंचे। और आपसे पूछा जाए कितने कंचे हैं, तो आप आसानी से उत्तर दे देंगे कि 2 कंचे हैं। ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए ये हमारी गेंदें हैं। ठीक है। पूछा जाए कितनी गेंदें हैं, तो हम आसानी से गिन के बता देंगे 1, 2, 3, 4 गेंदें हैं। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम एक थैला लें, हमारी थैला है, इस थैले के अंदर कंचे भरे हुए हैं। ठीक है। और कितने कंचे हैं हमको पता नहीं है। ठीक। और पूछा जाए इसमें जो है कितने कंचे हैं, तो हम क्या बताएंगे? बताइए। थैला बंद है और इसके अंदर कंचे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हम अंकगणित में इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमको
वो संख्या ज्ञात नहीं है, यानी संख्या क्या है, अज्ञात है। क्या संख्या हमारी, अज्ञात। अज्ञात का मतलब पता नहीं है, ठीक है। ज्ञात संख्या होती तो हम अंकगणित की सहायता से बता ही देते, परंतु संख्या यहाँ क्या, अज्ञात है। तो ये अज्ञात संख्याएं जो होती हैं उन्हीं को प्रदर्शित करने के लिए हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी हम बीजगणित की भाषा में कह सकते हैं कि इस थैली में 1 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 1 कंचे हैं, ठीक है। या फिर हम कोई भी अक्षर संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ए ही प्रयोग कर सकते हैं, हम x भी ले सकते हैं, यानी x कंचे हैं, ठीक। यानी अज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए हम अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं, और इन्हीं अक्षर संख्याओं का जो है विस्तृत अध्ययन हम बीजगणित में करेंगे, ठीक है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं कि सईदा के पास, एक सईदा लड़की है, इसके पास ए नाम है। कितने आम हैं, ए नाम है। इस कथन से आमों की संख्या के बारे में क्या ज्ञात होता, बताइए भाई। सईदा के पास कितने आम हैं, ए नाम है। इस कथन से आमों की संख्या के बारे में क्या ज्ञात होता है। इससे कथन से हमें ज्ञात होता है कि सईदा के पास कुछ आम हैं। कितने आम हैं, कुछ आम हैं, क्योंकि n कैसी है, ये एक अज्ञात राशि है ना। n कैसी है, अज्ञात राशि है, यानी ये एक हमारी n क्या है, अक्षर संख्या है हमारी। क्या है, अक्षर संख्या। और अक्षर संख्या को ही क्या बोलते हैं हम, बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बीज अक्षर संख्याएं, ये दोनों एक ही चीज है। क्लियर हुआ। तो सईदा के पास ए नाम है, इस कथन से हमें पता चलता है कि सईदा के पास कुछ आम हैं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है श्याम। एक लड़का श्याम है, उसके पास 4000 रुपये थे। कितने रुपए थे, 4000 रुपये। और उसने कुछ रुपए मनीषा को दे दिए। तो श्याम के पास कुल कितने आम बचे। सॉरी, यहां पर आम नहीं होगा, यहां पर रुपए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां रुपयों की बात चल रही है। तो श्याम के पास कुल कितने रुपए बचे, ये सवाल हमारा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये हमारा श्याम है और ये हमारी कौन है, मनीषा है, ठीक। श्याम के पास कितने थे, 4000 रुपये। कितने थे, 4000 रुपये थे। अब कुछ आम दे दिए। कुछ आम का मतलब, यानी कुछ आम को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम, अक्षर संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमने मान लिया x आम जो है दे दिए। कितने, सॉरी, x रुपए दे दिए, ठीक। कुछ रुपए दे दिए, यानी मनीषा को कितने रुपए दे दिए, कुछ रुपए, यानी x रुपए दे दिए मनीषा को। यानी 4000 में से x रुपए उसे दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4000 में से x रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल समझते हैं, ठीक दोबारा से देखिए। 4000 रुपए श्याम के पास थे, और अगर हम मान लीजिए हम कहते हैं कि 1000 रुपये मनीषा को दे दिए, तो कैसे, कितने निकल के आए भाई, 4000 से 1000 कम हो गए, यानी 4000 में से 1000 गए 3000। तो ये कैसे निकाला हमने, 4000 माइनस 1000, यही तो किया हमने। देखिए हमको प्रक्रिया समझनी है, ठीक। उत्तर से तो बाद में मतलब है, पहले हमें प्रक्रिया से मतलब है कि प्रक्रिया क्या कह रही है। तो देखिए प्रक्रिया कह रही है 4000 रुपये थे और 1000 रुपये उसने मनीषा को दे दिए, तो हमें 4000 माइनस 1000 यानी 3000 रुपये श्याम के पास बचे। अब ये 1000 तो हमें पता है ज्ञात राशि है। अगर इसी ज्ञात राशि की जगह हम कहते हैं x रुपये मनीषा को दे दिए, तो हम 4000 में से कितना घटाएंगे,
4000 में से x घटाएंगे, यानी 4000 माइनस x। ये 4000 माइनस x रुपए जो है श्याम के पास बचे। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि अमीना है, ठीक। अमीना क्या कर रही है, माचिस की तीलियों से समबाहु त्रिभुज के प्रतिरूप बना रही है। भाई समबाहु त्रिभुज हमारा कौन सा होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे विसमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तीसरी अलग, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना बच्चों। तो त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर अमीना कौन सा त्रिभुज बना रही है, समबाहु त्रिभुज बना रही है। तो बना रही होती तो तभी क्या होता है कि उसका मित्र एक राकेश है, वो आ जाता उसके पास। तो वो देखता है कि भाई अमीना जो है माचिस की तीलियों समबाहु त्रिभुज बना रही है। तो वह अमीना से पूछ बैठता है, क्या पूछता है अमीना से, कि यदि ऐसे 6 प्रतिरूप बनाने हो, कितने, 6 प्रतिरूप बनाने हो तो कुल कितनी तीलियां लगेंगी। भाई 6 प्रतिरूप, यानी ये कितना प्रतिरूप है, 1 प्रतिरूप हो गया, ये 2 प्रतिरूप हो गए, ये 3 प्रतिरूप हो गए। ठीक है, तो 6 प्रतिरूप की बात कर रहा है कि 6 प्रतिरूप बनाने हो तो कुल कितनी तीलियों की जरूरत हमारी पड़ेगी। चलिए समझते हैं। देखिए 1 प्रतिरूप बनाया उसने, 1 प्रतिरूप में कितनी तीलियां लगी, 1 2 3, 3 इसमें लगेंगी, 3 इसमें भी लगेंगी, 3 इसमें भी लगेंगी, है ना। तो हमारी जो है 1 प्रतिरूप बनाने के लिए कितनी तीलियां लगी, 3। ऐसे 2 प्रतिरूप बनाने के लिए कितनी लगेंगी, 3 दूनी 6। 3 प्रतिरूप बनाने के लिए 3 त्रिक का 9। इसी प्रकार 6 प्रतिरूप बनाने के लिए 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया। ठीक है, 1 प्रतिरूप के लिए 3 तीलियां, तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 तिक 15 और 3 छक 18। तो 6 प्रतिरूप बनाने के लिए हमें जो है 18 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्षर V, कैसा अक्षर V, ये हमारा V अक्षर हो गया। ठीक, इसका प्रतिरूप बनाना है। प्रतिरूप तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, नियम ज्ञात करना है। नियम क्या होता है, नियम का मतलब सभी के लिए वो लागू हो, वो नियम है। ये नहीं कि किसी के लिए कुछ नियम, किसी के लिए कुछ नियम, तो वो नियम नहीं कहलाता है। ठीक है, तो नियम निकालेंगे। देखिए, और नियम लिखने के लिए क्या करना है, एक चर का प्रयोग करना है। चर जानते हैं, चर का मतलब अक्षर संख्या हमारी, जितनी भी अक्षर संख्याएं होती हैं वे हमारी चर कहलाती हैं। ठीक है, चर और चर के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। देखिए 2 तरीके की राशियां होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां। जो हम लोग पढ़ते चले आए, 1 2 3 4 तमाम संख्याएं जितनी भी पढ़ी हमने, सारी की सारी हमारी अचर संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और चर राशियां कौन सी होती हैं, चर राशियां ये होती हैं अक्षर संख्या, यानी A B C D डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये सारी की सारी हमारी चर राशियां होती हैं। अब इनमें दोनों विशेषता क्या है, देखिए अचर राशियों के मान निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित। अगर हम कहें इस टोकरी में जो है 5 सेब हैं, कितने सेब हैं, 5 सेब, तो ये 5 ही सेब रहेंगे, 6 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मगर अगर हम ये कहते हैं इस टोकरी में X सेब हैं, तो X सेब हैं, अज्ञात राशि है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, यानी इसका मान निश्चित नहीं है। कैसा है, अनिश्चित। ठीक है, यानी वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं वो हमारी चर राशियां कहलाती हैं, और वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं वो हमारी
अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि भी प्रतिरूप बनाना है हमें, भी, और उसके लिए नियम बताना है और लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। तो चर हम कोई सा भी प्रयोग सकते हैं, मान लीजिए हम चर n का प्रयोग कर लें। ठीक है, तो अब समझे, भी बनाना है तो भी के लिए कितनी तीलियां चाहिए, 1 और 2, यानी एक प्रतिरूप बनाने के लिए 2 तीलियां चाहिए और 2 प्रतिरूप बनाने के लिए, भाई 2 बनाने हैं तो 2 और एक प्रतिरूप बनाने के लिए 2, तो 2 दूनी 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हम 3 प्रतिरूप बनाएं, अब 3 प्रतिरूप हमें बनाने हैं तो 3 के लिए क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, भाई 3 प्रतिरूप बनाने और एक प्रतिरूप के लिए 2 तीलियों की जरूरत पड़ती है। तो 3 प्रतिरूप के लिए 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम कहें हमें n प्रतिरूप बनाने हैं, कितने बनाने हैं, n प्रतिरूप, तो n प्रतिरूप बनाने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी, n प्रतिरूप बनाने के लिए हमको n गुणा 2, तो n गुणा 2 क्या हो जाएगा हमारा, n का गुणा 2 से करेंगे तो 2n होता है। ठीक है, n का गुणा 2 से करेंगे तो 2n हमारा आंसर आता है, ये हम आगे सीखेंगे भी। ठीक है, तो ये 2n, ये क्या बन गया, एक नियम बन गया। ठीक है, यानी n प्रतिरूप बनाने के लिए हमें 2n तीलियों की जरूरत पड़ेगी। और कोई अगर पूछता है कि भाई ठीक है ये आपका नियम है तो 10 भी बनानी है हमें, 10 भी, तो 10 भी बनानी है, यानी n बराबर 10 भी बनानी तो तीलियों की जरूरत कितनी पड़ेगी, 2n, n कितना हमारा 10, तो 2 गुणा 10 बराबर 20, है ना। तो 10 भी बनानी है हमको तो उसके लिए 20 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा 2n क्या हो गया, ये हमारा नियम हो गया। ठीक है, यानी इसकी सहायता से हम कितने भी प्रतिरूपों के लिए आसानी से तीलियों की संख्या बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है, कितनी देता है, प्रत्येक शिक्षार्थी को, यानी प्रत्येक का मतलब एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। ठीक है, यदि कक्षा में शिक्षार्थियों कुल संख्या x हो, शिक्षार्थियों कुल संख्या कितनी, x है, शिक्षार्थियों की संख्या बराबर x, कितनी है, x बता रहा है ना, और प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जाती है और प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल कितनी दी जाती है, प्रत्येक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलें, कितनी दी गई प्रत्येक शिक्षार्थी को, 3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बता रहा है शिक्षक शिक्षार्थी कुल कितनी पेंसिल देता है, तो कुल पेंसिलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस सवाल को लगाने से पहले हम सिंपल सी अंगणितें पहुंचते हैं। मान लीजिए शिक्षार्थियों की संख्या 10 होती, कितनी होती, 10 इसलिए लिया इजी है। तो शिक्षार्थियों की संख्या 10 है और प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जाती, तो कितनी पेंसिल बढ़ जाती, वही सीधी सी बात है, एक को 3 दिए और 10 बच्चे हैं तो 3 दाएं 30, क्या किया, 3 गुणा 10, 3 दिया 30। ऐसे ही तुम्हारा उत्तर आता है 30, कैसे आया भाई, 3 का गुणा 10 में करके ही तो मैंने 30 निकाला है, तो 3 दाएं 30। तो इसी प्रकार अब यहाँ पर जैसे 10 था, 10 संख्या थी, 3 पेंसिलें थी, तो 10 गुणा 3 कर दिया। अगर अब 10 की जगह क्या है हमारा, x है, 10 की जगह क्या है, x, तो भाई 10 में गुणा 3 का किया तो x में भी 3 का गुणा करेंगे ना, तो x गुणा 3, और x का गुणा 3 से करेंगे क्या आ जाएगा, 3x।
ठीक है, तो कुल पेंसिल कितनी हो गई? 3x पेंसिलें हमारी हो गई। ठीक है, आंसर निकल आया हमारा। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक सर्वेक्षण है, एक सर्वेक्षण किया गया, उसके अनुसार बताया गया कि हमारे देश में जो है प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में डायरिया से लगभग 41 बच्चे मर जाते हैं। डायरिया से 41 बच्चे मर जाते हैं। तो कहना x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चे कितने बड़ा? बच्चे हमारे हैं 41 यानी 41 बच्चे। ठीक है, 1 मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चे हैं 41। अब कह रहे हैं, सवाल हमारा कह रहा है कि x मिनट में डायरिया से मरने वाले बच्चे कितने होंगे। ठीक, अगर हम सिंपल सी फिर वही बात लें, भाई 1 मिनट में डायरिया से मरते हैं 41 बच्चे, अगर हम कहें 10 मिनट में कितने मरेंगे? भाई 1 मिनट में डायरिया से 41 बच्चे मर रहे हैं, तो 10 मिनट में 41 गुणा 10, ये 10 गुना मरेंगे ना। सीधी सी बात है, 1 मिनट में 41, तो 2 मिनट में 41 के 2 गुने बच्चे मरेंगे, 3 मिनट में 41 के 3 गुने बच्चे मरेंगे, ऐसे 10 मिनट में 41 के 10 गुने बच्चे मरेंगे, और इसका उत्तर 410 आ जाएगा हमारा, यानी 41 के 10 गुने बच्चे मरेंगे। अब यहाँ पर हमारा 10 मिनट था, तो हमारा 41 गुणा 10 किया था। अब 10 की जगह क्या है? x मिनट है, तो x मिनट है तो 41 में कितने गुणा करेंगे? 41 गुणा x। भाई 41 गुणा 10 किया कि 10 मिनट में निकालना था, अब हमें x मिनट में निकालना है, तो 10 की जगह किससे करेंगे? x से करेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 41x। तो x मिनट में कितने बच्चे मरेंगे? 41x बच्चे मरेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम के पास 10 रुपए थे। एक रहीम है, उसके पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। कितने दे दिए? कुछ। कुछ का मतलब अक्षर संख्या कोई भी ले लो, जो मन हो। मान लीजिए हमारा मन कर रहा वाई का है, वाई रुपए दे दिए। ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक ही देख लीजिए, मान लीजिए ये रहीम है हमारा, और ये हमारी रजिया है हमारी। ठीक है, तो रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। कुछ का मतलब हमने माना वाई रुपए दे दिए। ठीक है, 10 रुपए थे, वाई रुपए दे दिए। अब उसके पास, किसके पास? इस रहीम के पास। भाई दे तो यही रहा है ना, तो इसके खत्म कम हो गए। कम किसके हुए? रहीम के कम हो गए। तो वही पूछ रहा है कि रहीम के पास कितने रुपए बचे। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 रुपए थे, अगर वो 2 रुपए दे देता रजिया को, तो कितने बचते? भाई सीधी सी बात, 10 रुपए थे, 2 दे दिए तो 8 बचेंगे ना। अब हमें ये समझना है कि 8 आया कैसे। 8 के लिए हमने किया क्या? हमने किया 10 माइनस 2। ये तो किया 10 में से 2 घटा दिया, यानी 10 में से 2 कम हो गई। 10 में से 2 कम हो गए, कितने हो गए? 8 बचे। तो ये 8 हमारा आंसर निकल आया। पर अब यहाँ 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है? वाई, एक अज्ञात राशि। पता नहीं कितने दिए, 1 रुपये दिया, 2 रुपये दिए, 3 रुपये दिए, 4 रुपये दिए, पता ही नहीं हमें। भाई अज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए तो अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सी बात थी, 10 रुपए थे, 2 रुपए दे दिए, तो 10 में से 2 घटा दिया, 8 रुपये उत्तर आ गया। अब उसी तरीके से 10 रुपए थे, वाई रुपए दे दिए, तो 10 में से वाई रुपए हम घटा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 10 माइनस वाई रुपए बचे। है ना कितना बच्चों जी? भाई यहाँ 10 में से 2 गए 8, इसमें उत्तर भी निकालना पड़ा, 10 में 2 8, लेकिन यहाँ तो 10 में से वाई घटा दिया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, बीजगणित जो है वास्तव में बहुत इजी है, अगर थोड़ा सा इसे ध्यान दिया है, समझा जाए तो अंकगणित से काफ़ी इजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, और कोशिश करेंगे तो 100% आएंगे।
क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है, कोई ऐसा नहीं होता है कि आदमी जो है बचपन में ही सीख लेता है या पैदा होते ही सीख जाता है या सीख के ही आता है। सभी लोग यही सीखते हैं। जो प्रयास करता है वो सीख जाता है, जो नहीं प्रयास करता वो नहीं सीख पाता है। तो उम्मीद करेंगे आप सभी से कि आप प्रयास जरूर करेंगे और सीखने के लिए प्रयत्नरत रहेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे। कितने पेड़ थे? कुछ पेड़। पता नहीं कितने पेड़ हैं, है ना। तो जो पता नहीं होता, अज्ञात राशियां होती हैं, उसी को तो प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अक्षर संख्याओं का प्रयोग करते हैं। देखिए अंकगणित में हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस सवाल को, लेकिन बीजगणित की ब्यूटी देखिए। बीजगणित में इन सवालों के उत्तर दे सकते हैं। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर। कितने पेड़ और लगा दिए? 50 पेड़ और लगा दिए गए। पेड़ों की संख्या 120 हो गई। कितनी हो गई? 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो मान लीजिए यहां पे, माना बगीचे में कितने एक्स पेड़ थे। एक्स मान लें, आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, ये हमारा बगीचा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, अब पता नहीं कितने वृक्ष लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया इस बगीचे में एक्स पेड़ लगे थे। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, और 50 पेड़ लगा दिए। कितने लगा दिए? और कितने लगा दिए? इसमें 50 पेड़ और लगा दिए। ठीक, एक्स पेड़ तो थे ही थे, 50 पेड़ और लगा दिए, और पेड़ कितने हो गए हमारे? 120। कितने पेड़ हो गए हमारे? पेड़ हो गए 120। ठीक है, कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए, तो हो गए हमारे 120। कुछ पेड़ का मतलब x, 50 पेड़ इसमें मिल गए, बराबर कितने हो गए? 120। तो इसको कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं? x प्लस 50 बराबर 120। ये कितना इजी संबंध निकल आया हमारा। भाई कुछ पेड़ थे, मान लीजिए एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा दिए, तो कुछ पेड़ इतने तो थे ही, 50 पेड़ और लगा दिए, तो 50 में एक्स में 50 जोड़ लेंगे, तो ये तो पेड़ कुल हो गए। और कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या 120 है। नहीं, ये भी कुल पेड़ हैं, ये भी कुल पेड़ हैं उसी बगीचे के। भाई ये भी उसी बगीचे के अंदर है, ये भी उसी बगीचे के अंदर, एक ही बगीचा तो है। तो एक कह रहा है कि 120 है, एक कह रहा है कि एक्स में 50 जोड़े गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब x में 50 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 120 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 50 बराबर 120। देखिए अगला क्वेश्चन, अक्षर m और n। अब इसमें कौन अक्षर है? एक m है और एक n है। कि प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। अब एक चर का प्रयोग करें तो मान लीजिए कोई भी चर, मान लीजिए n ले लो, n ले लो, x ले लो। ठीक है, n ले लिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं m से। m के लिए नियम निकालते हैं। m है, m के लिए कितनी तीनें चाहिए? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यानी एक प्रतिरूप अगर बनाना हो m का, एक प्रतिरूप बनाना हो तो हमें 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 प्रतिरूप बनाने हमें हैं तो सीधी सी बात है 4 गुणा 2 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। और 3 प्रतिरूप बनाने हैं तो 4 गुणा 3 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार हम कहते हैं कि n प्रतिरूप बनाने हैं। कितने बनाने हैं? n प्रतिरूप, तो 4 गुणा n तीलियों की जरूरत पड़ेगी। 4 गुणा n का मतलब 4n। ठीक है, तो ये 4n इसका नियम बन गया m का। इसी प्रकार n का नियम बना लेंगे। n में कितनी तीलियों की जरूरत पड़ रही है? 1 2
3, कितनी तीनों की जरूरत पड़ रही है? 3, तो इसका नियम क्या बन जाएगा? 3n। ठीक है, जैसे ये निकाला हमने एक प्रतिरूप के लिए 4, तो n के लिए एक प्रतिरूप के लिए 3, दो प्रतिरूप के लिए n के एक प्रतिरूप के लिए 3, दो प्रतिरूप के लिए 3 गुणा 2, और 3 प्रतिरूप के लिए 3 गुणा 3, और n प्रतिरूप के लिए 3 गुणा n। तो क्या निकल आएगा? 3n। ठीक है, तो n के लिए हमारा क्या नियम निकल आया? 3n, और m के लिए क्या निकल आया हमारा? 4n। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का बेसिक फंडामेंटल वीडियो था, जिससे आपकी समझ विकसित हो सके कि बीजगणित आखिर है क्या, बीजगणित की परिभाषा क्या है, बीजगणित कहते किसे हैं, बीजगणित का महत्व क्या है, और साथ ही अक्षर संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी बातों को सीखा, समझा, और आगे की वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।